जबकि बैक्टीरिया जो होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। देखिए लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। सेल वॉल मिलता है, पर माइक्रोप्लाज्मा ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपको बैक्टीरिया है। अब इसके ऊपर 3 तरीके की कोटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? तो मेरा नाम है अहमद रजा और मैं आप लोगों को यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाने आया हूँ। तो होप आप लोगों ने कल का लेक्चर देख लिया होगा। चलिए तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कल कुछ चीजें रह गई थी, उनको हम पहले कर लेते हैं। जैसे कि एक एनिमल में जो होता है कि एनिमल सेल्स में एक चीज मिलता है जो प्लांट्स में ऑलमोस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो आपका वो है एनिमल सेल्स में ही बस मिलता है और प्लांट सेल में ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है। और ये जो होता है नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जब अब जो है एनसीईआरटी कहता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और उसमें ये होता है कि उसका जो साइज होता है, शेप होता है और जो उनके एक्टिविटीज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हर सेल्स की जो साइज होंगी, शेप्स होंगी और जो उनकी एक्टिविटी होती है वो सारी अलग होती हैं। मतलब कि ऐसे कि हम ये बताएं कि माइकोप्लाज्मा जो होता है, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर का बैक्टीरिया। ये हो गया आपका बैक्टीरिया, ठीक है। अब जब ह्यूमन के आरबीसी की जब बात होगी तो वो आपके जो है 7 माइक्रोमीटर के आसपास में मिल जाता है। सेवन माइक्रोमीटर के आसपास में आपका ह्यूमन आरबीसी मिल जाता है। अब एनसीईआरटी कहता है कि जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का है। मतलब कि उसका अभी तक का ऑस्ट्रिच का जो एग है वो अभी तक का खोजा हुआ सबसे बड़ा सिंगल सेल है। तो उसको लिखिए। लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल जो है वो अभी तक का हमें मिला है ऑस्ट्रिच का, ठीक है। अब जो है नर्वस सेल जो होता है ना वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल होते हैं ह्यूमन ऑर्गन में, ठीक है। अब एनसीईआरटी कहता है कि जो शेप होते हैं सेल के वो जो है आपका उनके फंक्शंस के हिसाब से उनके जो है शेप होते हैं। जैसे कि अभी मैं दिखाऊं आपको, जो उनके शेप होते हैं वो आपके डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनर हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं और इवन इरेगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है, देखिए।
अब देखिए आरबीसी जो होता है राउंड एंड बाई कॉनकेव शेप में हो गया, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो इरेगुलर हो गया, ठीक है। और ये देखिए कॉलुमनर एपिथेलियम सेल, ये लॉन्ग हो गया, नैरो है, क्यूबॉइडल लॉन्ग है आपका, नैरो है, ठीक है। और देखिए नर्व सेल जो है कितना लंबा है, ठीक है। और देखिए जैसे ट्रेकिया का सेल हो गया, ये इलोंगेटेड होते हैं, मीजोफिल के सेल्स जो होते हैं ये आपके राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इनके शेप जो होते हैं ये कहाँ मौजूद है, उस हिसाब से इनके शेप जो होते हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। देखिए हमारा कल हमारे यहां से रह गया था कि एनिमल सेल कंटेन another non membranous membrane bound organelle, ठीक है। कॉल्ड सेंट्रोजोम, ठीक है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। अब द सेल डिफर ग्रेटली साइज, शेप एंड एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल होता है और जो कि 0.3 ये माइक्रोमीटर है, ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया जो होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। देखिए लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, ठीक है। अमंग द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 0.7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। द नर्व सेल्स आर द सम ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। आइसो सेल आल्सो वेरी greatly in shape. They may be disc, polygonal, cuboidal, columnar, thread like, even irregular, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात देखिए, shape of the cell may vary with the functions of they perform, ठीक है। अब उनके जो फंक्शंस जैसा वो परफॉर्म करने वाले हैं उस हिसाब से उनका जो शेप है वो वेरी करेगा। जैसे कि अगर हम अपने स्किन की बात करें तो सबसे ऊपर एपिथेलियल सेल होता है, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल जो होता है वो चिपटे होते हैं, ठीक है। तो इनका काम है प्रोटेक्शन करना, तो ये पूरे तरीके से चिपटे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे अपने गट में जैसे कि अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, तो जो इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं वो क्यूबाइडल होती है, कॉलुमिनार होती हैं, ठीक है। अब कॉलुमिनार होने का मतलब है कि वहां से ये सब एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में काम करने वाले हैं, ठीक है। जो ये तो बातें हो गई कि वो जहां पे हैं, जैसे कि अब पीसीटी की बात कर लें तो पीसीटी में जो होता है उनके जो सेल जो होते हैं वो आपके क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, जहां से वो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए। चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है एनसीईआरटी कहती है ये भले ही इनका सारे का ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है, मतलब ये दिखते सेम है, पर इनके फंक्शन जो होते हैं वो बहुत अलग अलग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और जो एक बात कह रही है कि पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में आखिर कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोकैरियोट्स में जो है बैक्टीरिया आता है, देखिए बैक्टीरिया कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, ठीक है। अब ब्लू ग्रीन काई देख रहे हैं आप, यही है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। माइकोप्लाज्मा आता है, ठीक है, और एक और आता है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चार तरीके के ऑर्गेनिज्म जो है आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि एनसीईआरटी में जो है बैक्टीरिया के कुछ शेप्स दिए हुए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में जो है
एक बैक्टीरिया 4 तरीके के बेसिकली दिखे गए हैं, ठीक है। पहले तो रॉड शेप, देखिए ये रॉड शेप दिख रहा है। दूसरा आपका कोकस स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। और तीसरा देखिए विब्रियो जो कोई कामा शेप में होता है, देखिए कॉमा शेप दिख रहा है ना। और चौथा जो है स्पाइरुलम होता है, जो स्पाइरल शेप में होता है, देखिए स्पाइरल में है, ठीक है। तो ये स्पाइरल शेप में बैक्टीरिया आपको देखने को इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। अब बात आ रही है कि प्रोकैरियोट्स में, इसमें एनसीईआरटी कह रहा है कि इनके जो देखने में तो ये सेम लग रहे हैं, पर इनके ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत डिफरेंट इनके ऑर्गेनाइजेशन तो सेम है, पर इनके जो फंक्शंस है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में पहली बात तो ये है कि प्रोकैरियोट्स में जितने भी होते हैं उनके पास सेल वॉल पाया जाता है। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल पाया जाता है। तो इसमें लिखिए ऑल सारे प्रोकैरियोट के पास सेल वॉल पाया जाता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ठीक है। मतलब सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है आपको सेल वॉल मिलता है, पर माइकोप्लाज्मा ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपको सेल वॉल नहीं मिलता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स के बारे में बता रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के पास जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस होता है पर वेल डिफाइंड नहीं होता। मतलब कि जैसे कि यूकैरियोट्स में जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, पर प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इनके जो न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका जो है साइटोप्लाज्म में नेकेड ही रहता है, ठीक है। अब जो है प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसके अलावा एक और जो है नॉन जेनेटिक मटेरियल है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। अब प्लाज्मिड जो होता है, पहले इसका इतना लिख लीजिए कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर टाइप में सर्कुलर होता है। अब जो है इनके एनसीईआरटी बोल रही है कि जो प्लाज्मिड होता है वो प्लाज्मिड जो है कि वो सर्कुलर होता है और ये काम करता है जैसे कि अगर प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया को, पहली बात तो ये कि प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि प्लाज्मिड जो है वो प्रोकैरियोट्स को प्लाज्मिड जो है प्रोकैरियोट्स को जो है कि एक यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए उसको कुछ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया, ठीक है, इसके पास ये तो जीनोमिक डीएनए हो गया, ठीक है। अब इसके पास नॉन जीनोमिक डीएनए ये प्लाज्मिड हो गया जो कि सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है। अब इसका जो है इसके पास मान लीजिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। एम्पिसिलिन एक ड्रग है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें एम्पिसिलिन रखा हुआ है, ठीक है। एम्पिसिलिन रखा हुआ है। अब इस बैक्टीरिया के पास एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है तो जो कि प्लाज्मिड में है। अब इस बैक्टीरिया को अगर हम इसमें एम्पिसिलिन में डालेंगे तो ये बैक्टीरिया जो है मरेगा नहीं, ठीक है। पर अगर ऐसा बैक्टीरिया जिसके जिसके पास ये प्लाज्मिड ना हो, जिसके पास एम्पिसिलिन का जीन ना हो, रेजिस्टेंस जीन ना हो, उसको अगर हम एम्पिसिलिन में डालेंगे तो वो मर जाएगा। तो एनसीईआरटी कह रही है कि आप जो एम्पिसिलिन जो है
वो जो है आपको फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। और इसके बारे में जो है एनसीईआरटी बोल रही है कि आपको आगे मतलब ये जो है पूरे चैप्टर है बायोमोलिक्यूल में, आप इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। ये वाला फिगर ऐड हो गया। चलिए चलिए, चलिए एनसीईआरटी कह रही है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है उनके पहली बात तो जितने भी ऑर्गेनेल्स जो है आपके यूकैरियोट्स में जो देखे जाते हैं, मतलब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं उसमें वो सारे ऑर्गेनेल्स आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट एक ऑर्गेनेल जो कि राइबोसोम है, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। नो नो ऑर्गेनिज लाइक यूकैरियोट्स फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट राइबोसोम। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में जो है ना एक स्पेशल चीज मिल जाती है जिसे कहते हैं मेसोसोम। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोट्स होता है ये आपका प्रोकैरियोट्स हो गया। अब इसके अंदर जो है ये हो गया आपका, मान लीजिए हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर इनफोल्ड हो जाता है, इसे ही कहा जाता है मेसोसोम। जो अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसको मेसोसोम कहा जाता है। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रोकैरियोट वाला सीट नहीं डाला है क्या इसमें? प्रोकैरियोट वाला सीट नहीं डाला है क्या? अच्छा, वो पूरा आई भी नहीं किया। चलिए पढ़ते हैं सेल एनवेलप और इसका मॉडिफिकेशन।
सेल सेल एनवेलप और उसका मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे कि बात आ रही है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया, ठीक है, तो उनके पास जो है 3 लेयर का प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। कह सकते हैं उनके पास 3 लेयर की चीजें होती हैं। प्रोकैरियो जैसे कि बैक्टीरिया आप जान लीजिए, जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है। अब इसके ऊपर 3 तरीके की कोटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। पहला कोटिंग जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, दूसरा जिसे सेल वॉल बोलते हैं, और तीसरा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये तीनों ही मिलके काम करते हैं प्रोटेक्शन का। तो जो बैक्टीरिया पर्टिकुलरली जो इनमें जो है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों ही मिलके आपका बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ग्लाइकोकैलिक्स की बात की जाए, ग्लाइकोकैलिक्स ये 2 तरीके के आप समझ सकते हैं, एक तो टफ होगा और एक स्मूथ होगा। तो जो स्मूथ है उसको स्लाइम लेयर बोल देंगे, और जो टफ होगा उसे हम कैप्सूल बोल देते हैं। तो बेसिकली 2 ही तरीके, एक जो रिजिड हो रहा है उसके ऊपर का जो लेयर है, अगर वो रिजिड है, मतलब अगर ग्लाइकोकैलिक्स रिजिड है तो उसे हम कैप्सूल बोल देंगे, और अगर ग्लाइकोकैलिक्स स्मूथ है तो उसे हम स्लाइम लेयर बोल देंगे, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया, देखिए ग्लाइकोकैलिक्स में शो कर रहा है, पहला वाला लेयर जो है ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा लेयर जो है वो सेल वॉल हो गया, और तीसरा जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब जो है बैक्टीरिया को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो है उसको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया है, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेन कर रहे हैं, उसको ग्राम वाइज स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर हमने जो है एक बैक्टीरिया, मान लीजिए एक बैक्टीरिया को हमने पेट्री डिस्क में ले लिया, ठीक है। अब पेट्री डिस्क में लेने के बाद उसके ऊपर हमने कलर डाला, स्ट्रेन किया उसको। अगर वो स्ट्रेन ले लेता है, मतलब अगर वो कलर ले लेता है, तो उसे हम बोल देंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि उसने कलर ले लिया है। और अगर वो कलर नहीं लेता है तो उसे हम बोल देंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो वही चीज है कि देख लीजिए, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप and the manner in which they respond to straining
प्रोसीड्योर डेवलप बाय द ग्राम वाइज। ठीक है, अब जो है इफ ठीक है, अगर वो बैक्टीरिया जो है कलर ले लेता है तो उसे ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, अगर बैक्टीरिया कलर नहीं लेता है तो उसे हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोल देंगे। ठीक है, इसको लिखिए। हो गया होगा, चलिए। अब जो है जो बैक्टीरिया का प्रोकैरियोट्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेम होता है यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरीके से। मतलब जैसा मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका यूकैरियोट्स में होगा, सेम उसी तरीके का जो है आपके पास प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो है एक स्पेशल चीज जो आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है वो मीजोजोम होता है। ठीक है, वो जो है आपका मेम्ब्रेनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब ये बहुत सारा काम आपका करता है। देखिए कि जो मीजोजोम होता है आपका, तो मीजोजोम बेसिकली क्या करता है, तो देखिए पहली बात तो ये मीजोजोम ये सेल वॉल हो गया और ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन हो जाता है। ठीक है, अब इसका काम होता है, एक ट्रिक उन्होंने बनाया है, CD दर से C। C का मतलब हो गया सेल डिवीजन, D का मतलब हो गया DNA, DNA रेप्लिकेशन। मतलब एक मान लीजिए कि ये एक आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब इसका क्या होगा कि इससे जो है दो DNA आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, और D का मतलब हो गया इसी में आएगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल हो गया। ठीक है, ये का कोई मतलब नहीं है। S का मतलब हो गया सिक्रीशन,
और ई का मतलब हो गया आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपका डीएनए रेप्लिकेशन में काम करवाता है। ये जो है आपका सेल डिवीजन में काम करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन, सॉरी, सेल वॉल फॉर्मेशन में इसका काम है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, उसको डीएनए का रेप्लिकेशन करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, सेल डिवीजन में काम आना, और जो है आपका रेप्लिकेशन जो है डीएनए रेप्लिकेशन में काम आना, सिक्रीशन में काम आना, जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं उसमें ये सब इसका काम होता है। ठीक है, ये सारे काम आपका मीजोजोम करता है। ठीक है, ठीक है, इसको लिखिए। ये एक एस का मतलब होता है इंक्रीज सरफेस एरिया। तो ये जो है बेसिकली इतना काम करता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन इस तरीके से ये कर देता है। देखिए, पहले ये सेल है, ठीक है, अब ये सेल है, इसमें आपका इस तरीके से मीजोजोम है। ठीक है, और इस पे आपका डीएनए कुछ इस तरीके से है। फिर ये जो है तो बेसिकली इस तरीके से इसका डिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। एक बात और है कि मीजोजोम जो होता है वो कई तरीके के स्ट्रक्चर्स में दिखाई देते हैं। बेसिकली हमें जो है वेसिकल के फॉर्म में दिखाई देते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं, लेमाइना के फॉर्म में दिखाई देते हैं। देखिए, लेमाइना कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, वेसिकल्स कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ट्यूब्यूल कुछ इस तरीके दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात आता है कि मान लीजिए कि सेल है, तो सेल आपका या तो मोटाइल होगा, मतलब वो इधर से उधर जा सकता है अपनी मर्जी से, और या तो मोटाइल नहीं होगा, नॉन मोटाइल होगा। पर अगर वो मोटाइल होता है तो उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर जिम्मेदार है जिसके वजह से वो मोटाइल है? ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली जो है बैक्टीरिया में आपको फ्लैजिला दिखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये पूरी पार्ट जो है इसे हम फ्लैजिला बोलते हैं।
तो इस पूरे पार्ट को हम फ्लैजिला बोलते हैं। तो फ्लैजिला बेसिकली मोटा, अगर बैक्टीरिया जो है मोटाइल है तो बेसिकली फ्लैजिला के वजह से मोटाइल होता है, ठीक है। दो जो फ्लैजिला होता है वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकला हुआ होता है और वो एक्सटेंशन होता है सेल वॉल का, ठीक है। अब जो है इसको लिख लीजिए। अगर वो मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिला होगा, ठीक है। अब फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो मान लीजिए एक बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसमें जो है ये पार्ट आपका बेसल बॉडी होगा, ये पार्ट आपका हुक होगा, और ये पार्ट आपका फिलामेंट होगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपका फिलामेंट होगा और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है। इन तीनों को मिला के हम फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला के अलावा 2 स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम होता है पिलाई और एक स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्रियाई। फिम्ब्री, ठीक है। अब पिलाई क्या होता है, तो ये स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ रहता है, ठीक है। और जो इसका बेसिकली काम होता है कि स्यूडो जैसे फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका काम आता है। मतलब से ट्रू तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये पूरे तरीके से नहीं बोल सकते, बस ये कह लीजिए कि यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये बैक्टीरिया होता है तो इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी के से जो है प्लाज्मिड जो है अंदर को आ जाता है, प्लाज्मिड इसी के थ्रू अंदर आ जाता है, जिससे जैसे लगता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। और जो फिम्ब्रियो जो होता है, फिम्ब्री जो होता है वो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि ब्रश, जैसे ब्रश देखते हैं ना आप लोग, तो वही ब्रश इसके ऊपर जो है ब्रश, ऐसा जो ब्रश लगाते हैं आप लोग, तो उसका जो ऊपर का जो सरफेस होता है उसी तरीके से ब्रश लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि कहीं अटैचमेंट में इसका काम हो जाता है, ठीक है। तो इसका काम अटैचमेंट में आप देख सकते हैं, ठीक। आइए एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं इसका। Most prokaryotic cell, particularly the bacteria cell, have a chemically complex cell envelope, ठीक है। वही ग्लाइकोकैलिक्स, एक मिनट रुकिए। The cell wall, cell envelope consists of tightly bound 3 layer, ठीक है। That is outer mode glycocalyx, followed by cell wall and then plasma membrane, ठीक है। अब देखिए
अब इन तीनों को मिला के हम बोल देते हैं सेल एनवेलप। ठीक है, तो इसको हम सेल एनवेलप बोल देते हैं। ठीक है, इसको मिला के अब देखिए, ऑल्दो each layer of the envelope perform distinct functions, they act together as a protective unit. ठीक है, अब bacteria can be classified into two groups on the basis of difference in the cell and envelope. ठीक है, बैक्टीरिया को उसके सेल एनवेलप के हिसाब से और उसके द मैनर इन विच रिस्पॉन्स टू स्ट्रेनिंग प्रोसीड्योर डेवलप बाय ग्रामवर्स, मतलब कि कह सकते हैं उसको क्लासिफाई कर दिया गया है उसके सेल एनवेलप के हिसाब से और किस तरीके से वो जो है ग्राम स्ट्रेन को कैसे वो ले रहा है, ग्राम स्ट्रेन को वो किस तरीके से ले रहा है, मतलब ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इस हिसाब से हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। ठीक है, अब देखो, दोज दैट टेक अप ग्राम स्ट्रेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड अदर दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो अपने थिकनेस और कंपोजिशन में डिफर होते हैं। ठीक है, अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, इट कुड बी लूज कॉल्ड स्लाइम लेयर in some, while in other it is may be thick and tough called capsule. ठीक है, the cell wall determine the shape of the cell and provide strong structural support to prevent bacteria from bursting or collapsing. जो सेल वॉल होता है, पहली बात तो बस जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, मान लीजिए ये सेल वॉल है बैक्टीरिया का, तो जो सेल वॉल है ये बस शेप नहीं डिसाइड करता है, पर जो है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है और इससे ब्रस्ट होने में से बचाता है। मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब जो है अगर बाहर से पानी अंदर को आ रहा है तो एक तरफ, अगर ये मान लीजिए कि ये सेल वॉल नहीं होता तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ब्रस्ट हो जाता और फट जाता, जिससे सेल है वो मर जाता। पर अब इसमें के पास जो रिजिड बॉडी है सेल वॉल की, अब ये क्या करेगा कि मान लीजिए कि पानी अंदर आ रहा है तो ये जो है अब बड़ा होता जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक समय आएगा कि ये पूरा जो है सेल वॉल से एकदम टच में आ जाएगा, सेल वॉल के एकदम टच में आ जाएगा। अब जब सेल वॉल के टच में आ जाएगा तो फिर उसके बाद वो और फूलेगा नहीं, और जिससे की वजह से वो ब्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली यही मतलब इसका। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीजों को वो आने देगा और कुछ चीजों को नहीं आने देगा, ये होता है मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल का। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड द वर्ल्ड। मतलब कि इंटरेक्ट आउटसाइड द वर्ल्ड का मतलब क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पहली बात तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, इसी के से होते हुए अब जो है सेल वॉल जो है, सेल वॉल में जो है ब्लॉक्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो ये किसी चीज को ज्यादा बैरियर नहीं करता है, क्या अंदर आना है क्या बाहर जाना है ये सेल वॉल डिसाइड नहीं करता है। उसके अंदर जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो डिसाइड करता है कि क्या अंदर आना है और क्या अंदर नहीं आना है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है ना, इसमें लिखा गया है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट आउटसाइड द वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू द यूकैरियोट। तो जो प्रोकैरियोट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वही सेम टू सेम आपका यूकैरियोट्स में भी होता है। ठीक है, देखिए
A special membranous structure is mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ठीक है, into the cell. These extensions are formed of vesicles, tubules and lamellae. ठीक है, तो ये एक्सटेंशन होते हैं आपके वेसिकल्स के, ट्यूब्यूल्स के, लेमेले के. ठीक है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन. ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल. ठीक है, दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन. ठीक है, सिक्रीशन टू सिक्रीशन, दे रेस्पिरेशन में काम आना है, सिक्रीशन में काम आना है, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने में काम आना है. ठीक है, ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. तो ये सारे काम आपका मेसोसोम करता है. ठीक है, अब जो इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक, चलिए यहां से अब आगे पढ़ते हैं. ये चीज अभी हम पढ़ाएंगे. ठीक है, यहां पे देख लीजिए. Bacteria cell may be motile or non-motile. If motile, they have a thin filamentous extension from their cell wall. ठीक है, called flagella. Bacteria show a range in the number and arrangement of the flagella. मतलब बैक्टीरिया में जो है एक सेल, एक फ्लैजिला हो सकता है और एक से ज्यादा भी फ्लैजिला हो सकता है. ठीक है, बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला हो सकता है, एक से ज्यादा भी फ्लैजिला हो सकता है. ठीक है, बैक्टीरिया फ्लैजिलम is composed of 3 parts: filament, hook and basal body. The filament is the longest portion and extended from the cell structure to outside. ठीक है, beside flagella, pili and fimbriae are also a surface structure. मतलब जो हमने बताया आपको कि फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्रिए भी आपके सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया. बट पर जो है मोटिलिटी में जो है आपका जो है पिलाई होता है और फिम्ब्री होता है, ये मोटिलिटी में काम नहीं आते. ठीक है, अगर मोटाइल होना है तो उसके पास फ्लैजिला होना चाहिए. ठीक है, बट डू नॉट प्ले रोल इन द मोटिलिटी. ठीक है, पिलाई आर इलोंगेटेड tubular structure made up of special protein. The fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are also known to help attachment to bacteria to rock in the stream and also to host tissue. मतलब अगर किसी और ऑर्गेनिज्म पे इन्हें अटैच होना है या इन्हें पत्थर पे अटैच होना है तो ये फिम्ब्री का यूज करते हैं. ठीक है, अब जो है बैक्टीरिया में जो क्या होता है कि एक तो मेसोसोम होता ही है और एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है. क्रोमैटोफोर. ठीक है, एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमैटोफोर बोलते हैं. क्रोमैटोफोर बेसिकली जो है पिगमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है. ठीक है, पिगमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है. देखिए, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया there are other membranous extension in the cytoplasm called chromatophore which contain pigment. ठीक है, जो पिगमेंट कंटेन करता है. अरे पाया किस में जाता है?
साइनो बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये साइनो बैक्टीरिया में पाया जाता है। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके का दिखता है, और जो है आपका सेल वॉल जो है ठीक है। ये देखिए ये बेसल बॉडी दिख रहा है आपको, ये देखिए हुक है, और ये आपका फिलामेंट है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का है। अब देखिए यहाँ पे फ्लैजिला, ठीक है, ये आपका पिलाई हो गया, और ये देखिए ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये आपके फिम्बरी हो गए, ठीक है। अब आइए हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम बेसिकली जो होता है 15 से 20 नैनोमीटर की रेंज में आता है। देखिए पहली बात ये माइक्रोमीटर है, ठीक है, ये होता है 10⁻⁻⁶, और नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ होता है, ठीक है। तो माइक्रो में ये आपका नैनोमीटर में आता है, 15 से 20 नैनोमीटर के बीच में राइबोसोम आता है। ये जो होता है नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। इनके ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। राइबोसोम का बेसिकली काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन बनाने में काम आते हैं, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाते हैं, तो जैसे जैसे कि राइबोसोम है, जैसे कि मान लीजिए कि डीएनए है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए से क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एमआरएनए जो होता है ये देखिए ये एमआरएनए हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एमआरएनए, ठीक है। अब एमआरएनए में क्या होगा कि राइबोसोम आ जाएगा, देखिए राइबोसोम आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही राइबोसोम आ जाएंगे। देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एमआरएनए है और एक एमआरएनए और उस पे बहुत सारे राइबोसोम लगे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे पॉली। अगर एक से ज्यादा है तो पॉली, अगर एक से ज्यादा आपके राइबोसोम उसमें दिख रहे हैं तो इसे पॉलीराइबोसोम बोलेंगे, या इसे ही पॉलीसोम भी बोलते हैं, पॉलीसोम भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोट्स में जो है
अब जो है प्रोकैरियोट्स में जो है आपको 70s राइबोसोम मिलते हैं, ठीक है। अब 70s राइबोसोम जो है फिफ्टी एस और 30s, 50s और 30s से मिलके बनता है, ठीक है। अब आप जोड़ते होंगे कि 50 और 30 तो 80 होना चाहिए, पर ये तो 70 है, तो भाई ये मैथ वाला चीज नहीं है, ठीक है। इसके बारे में मैं और आपको बताऊंगा, ठीक है। पॉली, तो ये सब बातें थी आपकी राइबोसोम के बारे में, ठीक है। अब एक और टॉपिक आता है इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, तो जैसे क्या होता है कि सेल में कभी कभी कोई सामान होगा जो उस समय जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे रिजर्व कर लेते हैं। तो जब रिजर्व करना है तो वो जब हम उसको रिजर्व करते हैं तो वही इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, उसी को हम इंक्लूजन बॉडी बोल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, अब इसमें कोई सबस्टेंस हमें रिजर्व करना है, ठीक है, मान लीजिए इसको हमने रिजर्व कर दिया, तो ये इंक्लूजन बॉडी इसको बोलेंगे, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अब इंक्लूजन बॉडी जो होती है नॉन मेम्ब्रेनस होती है, पहली बात। ठीक है, ये मेम्ब्रेनलेस होती है, ठीक है, जैसे कि, और ये इट रिजर्व इट रिजर्व मटेरियल, ठीक है। अब जो है रिजर्व मटेरियल का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि पहली बात तो ये मेम्ब्रेनलेस होगा, और दूसरी चीज ये रिजर्व करेगा, आपका मटेरियल को रिजर्व करेगा। अब कौन कौन से आपके रिजर्व बॉडी हैं, तो पहली बात साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके इंक्लूजन बॉडी होते हैं, ठीक है। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल हो गया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गया, फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया, ठीक है। अब आता है फूड, सॉरी सॉरी, गैस वैक्यूल। अब गैस वैक्यूल क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली गैसेस होती हैं वो आ जाएंगे। अभी कौन कौन से बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल आपके पाए जाते हैं, तो आपका हो गया ग्रीन इन बैक्टीरियाज में आपका ये पाया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं
एक और होता है ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इसको अभी मत देखिएगा, ठीक है। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। अब क्या आता है, इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे कि सेल है और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है आपका, तो राइबोसोम कहीं यहाँ पे अटैच होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। वही चीज है कि इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। दे आर अबाउट 15 से 20 नैनोमीटर के साइज में आ जाते हैं इन साइज, ठीक है। एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, और ये 2 सब यूनिट के बने हुए हैं, ठीक है। 50s and 30s unit, which when present together form 70s prokaryote। और जब वो साथ में आते हैं तो उसे 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोल दिया जाता है, ठीक है। अब राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA and form chain called polyribosome और polysome, ठीक है। The ribosome of a polysome translate mRNA into protein। तो जो बेसिकली क्या होता है कि mRNA पॉलीजोम जो है mRNA से प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए यहां आप देखिएगा तो mRNA से बेसिकली बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो पॉलीजोम जो है ये आपका ये हो गया mRNA, इससे आपका प्रोटीन बना देता है, इससे आपका प्रोटीन बना देता है, ठीक है। तो यही है। अब इंक्लूजन बॉडी की देख लीजिए। इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। मतलब साइटोप्लाज्म में जो रिजर्व बॉडी होती है वो इंक्लूजन फॉर्म के इंक्लूजन रिजर्व सामान जो होती है जिसको हमें रिजर्व करना है वह इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में रिजर्व रहती है साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर, ठीक है। ठीक, तो दीज आर नॉन बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में फ्री रहती हैं, ठीक है। अब बात आएगी एग्जांपल की, तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन अ ब्लू ग्रीन, ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यहां पे थोड़ा सी कर लीजिएगा। ठीक है, ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। देखिए क्या होता है,
ये आपका राइबोसोम में एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये एमआरएनए है, ठीक है। देखिए ये आपका एमआरएनए, ठीक है। अब एमआरएनए में क्या हो रहा है कि राइबोसोम ऐसे अटैच हो रहे हैं, ठीक है। राइबोसोम इस तरीके से अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलीसोम। एक चीज और है कि गैस वैक्यूल जो होता है वो एयर फिल्ड कंपार्टमेंट तो होता ही है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब किसी चीज में मतलब अब एयर आ जाएगा, ट्रैप होगा, तो वो बायोन्सी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो गैस वैक्यूल बेसिकली जो है बायोन्सी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया कुछ इस तरीके ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। पर्पल बैक्टीरिया कुछ इस तरीके का दिखता है। ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इस तरीके का दिखता है। देखिए आइए थोड़ा हम पढ़ते हैं यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसका थोड़ा हम लोग दिमाग वाला काम करते हैं। अब यूकैरियोट का जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी हम जो है एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यूकैरियोट्स में भी, अच्छा पहले ये देख ही लेते हैं उसके बाद उसको करते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोट जो होता है दो तरीके का होता है, एक तो प्लांट्स में होता है और एक एनिमल में होता है, ठीक है। अब समझिएगा प्लांट्स और एनिमल में तो कुछ चीजें जो होती हैं एनिमल्स में होती हैं पर प्लांट्स में नहीं होती हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्लांट्स में होती हैं पर एनिमल में नहीं होती हैं। जैसे कि प्लांट्स की बात करें अगर, तो इनके पास हमारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, राइबोसोम होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। पर इनके पास स्पेशल क्या है, तो इसके इनके पास स्पेशल होता है क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड, ठीक है। इनके पास प्लास्टिड होता है, इनके पास वैक्यूल होता है, इनके पास जो होता है सेल वॉल होता है, ठीक है। पर ये सारी चीजें आपके एनिमल सेल्स में नहीं होती हैं। एनिमल सेल्स में बेसिकली सेंट्रोसोम होता है, जो ऑलमोस्ट प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है।
ऑलमोस्ट प्लांट में नहीं पाया जाए। ऑलमोस्ट पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि इसमें ये नहीं लिखा है कि सारे में नहीं पाया जाता है, तो ऑलमोस्ट का मतलब कुछ में हो सकता है पाए, ठीक है। पर बेसिकली ये सेंट्रोजोम जो है वो एनिमल्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग पहले ना एनिमल सेल का डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा छोटा करना चाहिए यार, थोड़ा लेवल भी तो करना है हम लोगों को। अब देखिएगा, इसके पास डीएनए होगा, क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो है न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाद आपको क्या मिलेगा, तो न्यूक्लियस, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जो सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सारे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं आप कह सकते हैं कि इसी में होते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो है प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो है यू एनिमल सेल्स में क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, ठीक है। अब एनिमल सेल्स में हमें क्या मिलता है, गोल्गी बॉडी मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसी में हमें गोल्गी बॉडी मिलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी मिलता है। फिर हमें जो है इसमें मिलता है लाइसोसोम, ठीक है। इसके अंदर हमें लाइसोसोम मिलता है, ठीक है। और जो है राइबोसोम मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटी इतनी ही कुछ बातें, इतनी चीजें हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जो है प्लांट्स की बात करें अगर हम, तो इसका आउटर लेयर जो है, पहले प्लांट ऐसे ये प्लांट इसमें जो है
सेल वॉल मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है। अब इसमें भी आपका न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, सेंट्रोजोम, ठीक है। सेंट्रोजोम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है आपको, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया आपको, न्यूक्लियस था ही। माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, इसमें हमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ठीक है। मान लीजिए प्लास्टिड, प्लास्टिड देखने को मिलता है, ठीक है। और जो है इसमें जो है आपको मिल जाएगा इसमें आपको मिल जाएगा गोल्गी बॉडी मिलेगा आपको, एक मिनट। इसमें आपको गोल्गी बॉडी मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको जो है गोल्गी बॉडी, फिर इसके बाद आपको जो है लाइसोसोम मिलेगा, ठीक है, लाइसोसोम मिलेगा। फिर इसी के साथ आपको जो है वैक्यूल मिलेगा, आपको वैक्यूल मिलेगा। वैक्यूल्स जो होते हैं वो आपके जो है कह सकते हैं 90% ऑफ द सेल, यही 90% वॉल्यूम जो होता है सेल का, ये यही वैक्यूल्स कवर कर लेते हैं किसी किसी में, ठीक है। तो वैक्यूल्स हो गया, और जो है आपको प्लास्टिड मिलता है, आपको प्लास्टिड देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका देखिए तो, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो होता ही है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये आपके बात हो गई, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो थोड़ी बहुत बातें थी हमने आपको बता दी, ठीक है। अब एनसीईआरटी बोलती है, अब एक बात बताइए मुझे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो साइटोप्लाज्म को जो है जैसे लग रहा है कि एक कंपार्टमेंट यहाँ पे है, एक कंपार्टमेंट यहाँ पे, एक कंपार्टमेंट कुछ यहाँ पे दिख रहा है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो मतलब एक कह रहे हैं कि एक घर है, मान लीजिए एक घर है, ठीक है, ये एक घर है, ठीक है। अब इस घर में एक कमरे हैं, यहाँ पे दूसरा कमरा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि घर में एक कंपार्टमेंट हो रहा है, ठीक है, एक कंपार्टमेंट ये, एक कंपार्टमेंट ये। तो साइटोप्लाज्म को आप जब एनिमल सेल्स की जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एनिमल सेल के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एनिमल सेल्स के अंदर आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है।
और एनिमल सेल्स, यूकैरियोट्स के जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स से बड़े बड़े होते हैं, पर प्रोकैरियोट्स के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और जो एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जैसे कि ऑर्गेनिज्म जो है, हालांकि ये बात की बातें हैं, मतलब इसको हम पढ़ाएंगे, पर अभी समझ लेंगे थोड़ा तो फिर अच्छा रहेगा आपको। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरीके के थे, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। एक तो यूनिसेलुलर हो गए, एक मल्टी सेलुलर हो गए। यूनिसेलुलर तो सिंगल सेल वाले हो गए, और मल्टी सेलुलर जो हो गए एक से ज्यादा के सेल को हो गए। अब यूनिसेलुलर में हमारा जो है बैक्टीरिया आ जाए, यूनिसेलुलर अब जो है उसमें जो है किंगडम्स बने हुए हैं हमारे बायोलॉजी में। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, अब यूनिसेलुलर में जो है आपके मोनेरा आते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर में है मोनेरा आते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आते हैं। ठीक, और मल्टी सेलुलर में आपके फंजाई आते हैं, मल्टी सेलुलर में प्लांट आते हैं, और मल्टी सेलुलर में आपके एनिमल आते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो आपको बताना था। अब आइए द यूकैरियोटिक, एक मिनट थोड़ा आप इसको लिख लीजिए, तो ये आपने बनाया नहीं होगा, इसको बना लीजिए। इसको बना लीजिए, ये एनिमल सेल का है। चलिए आपने बना लिया होगा। आइए पढ़ते हैं इसको। तो यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट। ठीक है, अब मोनेरा ही बस एक है, देख लीजिए इसको भी। ये इसमें जो है मोनेरा ही बस आपका प्रोकैरियोट है। मोनेरा में ही बस प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं। और प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, और एनिमल हो गए। ये सारे जो हैं आपके यूकैरियोट्स में आते हैं। ये सारे जो हैं आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आइए तो
यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, ठीक है। इन यूकैरियोट cells there is extensive compartmentalization of the cytoplasm through the presence of membrane bound organelle, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus, यूकैरियोटिक जो है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तो उसके पास है, ठीक है, विथ न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, ठीक है। In addition, eukaryotic cells have varieties of complex locomotory and cytoskeletal structure, ठीक है। इसको बताता हूं मैं अभी। Their genetic material is organized into chromosome, ठीक है, इनके जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। All eukaryotic cells are not identical, ठीक है, सारे आइडेंटिकल तो नहीं है, ठीक है, सारे आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज फार्मर पोसेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। मतलब फार्मर का मतलब पहले वाला मतलब प्लांट जो है उसके पास आपके पास क्या मिल रहा है, सेल वॉल मिल रहा है, प्लास्टिड मिल रहा है और लार्ज वैक्यूल मिल रहा है, ठीक है। विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक। तो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इतने देर तक सहा। आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अब आप लोग एक काम करिएगा कि जितना भी हमने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि हम जो है पढ़ लेते हैं तो वो पढ़ लेते हैं तो ठीक है, पढ़ लेते हैं, पर असली काम जो है वो रिवीजन का होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वो भूल जाएंगे। अब मेरा यह है कि अगर मैं ना पढ़ूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी सारी चीजें भूल जाऊंगा। इसीलिए जो है रिवीजन आपको डेली का डेली करना चाहिए। अगर आप रिवीजन करेंगे तो वो चीजें आपको डे बाय डे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगी और आपको उस पर कॉन्फिडेंट भी होने लगेगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ आप लोग मेहनत करते रहिए, और आप लोग अगर मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपको जो है आपकी मंजिल जरूर मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए। चलिए टाटा बाय बाय।